हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं विश्व इतिहास के। विश्व इतिहास दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है और 3 भाग में विश्व के इतिहास के सब टॉपिक हैं और हम सब टॉपिक पर सब वीडियो बनाने वाले हैं। तो विश्व का इतिहास के लिए हमारे चैनल पर सब वीडियो उपलब्ध है, तो सब वीडियो को देख लीजिएगा। विश्व का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो इन सब का हल हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि सब वीडियो में हम विश्व के इतिहास को कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। क्या है पुनर्जागरण? तो विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण शब्द सबसे बड़ा है। हर सब्जेक्ट, हर जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें पुनर्जागरण के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, एवरीबडी सभी ध्यान रखिएगा। पुनर्जागरण के संबंध में महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो इस पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो दोस्तों, पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राय विश्व के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। विश्व के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इसमें पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा था आधुनिक काल। हमने पहले के प्राचीन काल को पढ़ा था यूट्यूब चैनल पर, फिर मध्यकाल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने आधुनिक काल के बारे में पढ़ा था। यानी कि पुनर्जागरण में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत काल जो इतिहास है उनके बारे में हमने पढ़ा था। मानव सभ्यता के विकास से लेकर दोस्तों 5वीं शताब्दी के अंत तक का मानव जो काल था वो प्राचीन काल था। फिर 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में मानव का जो भी जीवन यापन का काल था वो मध्यकाल था। फिर दोस्तों 14वीं शताब्दी से आज तक का जो काल माना जाता है वो आधुनिक काल माना जाता है। तो इन 3 भागों में विश्व के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल में मानव का जीवन सुखी और खुशहाल था। इस काल में सामग्री जिसमें सामंती दुर्ग्रहण से मुक्त था तथा मानव का धर्म प्रभाव भी कम था। प्राचीन काल में रोम और यूनान की उत्पत्ति के काल को माना जाता है। यानी कि प्राचीन जो विश्व का इतिहास है इसमें रोम साम्राज्य और यूनान साम्राज्य की उन्नति मानी जाती है, उन्नति का काल कहा जाता है। इस काल में सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और फिर दोस्तों पाइथागोरस अनेक विधानों का जन्म प्राचीन काल में माना जाता है। किंतु मध्यकाल में रोमन साम्राज्य के विभाजन पूर्वी और पश्चिमी हो गया था। तो मध्य काल होगा विश्व के इतिहास का, उसमें हम रोम साम्राज्य का विभाजन जो पूर्वी भाग का हुआ था और पश्चिमी रोम साम्राज्य दोनों का विभाजन हुआ था वो। और पूर्व रोम साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी? कस्तुतुनिया। एवं उसकी पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रोम थी। यानी कि हम देखिएगा इसमें प्राचीन विश्व के इतिहास में अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस जैसे विधानों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मध्यकाल में हम रोमन साम्राज्य जिसका पूर्व और पश्चिमी भाग में विभाजन हुआ था, इसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो दोस्तों उसकी राजधानी है कस्तुतुनिया। और पश्चिमी रोम साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी। ठीक है। मध्य युग की अंधकार युग कहा जाता है। मध्य युग को अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस काल में यूरोप की सामंती प्रथा कायम हुई थी। यानी कि मध्य काल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रोमन जो साम्राज्य, यूरोप का जो सामंती साम्राज्य की प्रथा है, सामंती प्रथा वो जब कायम हुई थी। बौद्ध प्रगति और जिसमें वैचारिक स्वतंत्रता का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। मनुष्य के जीवन पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव स्थापित हो चुका था। परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन के बजाय पारलैंगिक जीवन का अधिक महत्व होने लगा। 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में एक नवीन चेतना का जागृति हुई थी जिससे मनुष्यों को मध्यकालीन अंधकार के युग से निकलकर उसे प्राचीन गौरव और आधुनिक काल की प्रेरणा से प्रेरित किया है। वस्तुतः इसी नवीन चेतना को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण कहा जाता है। मनुष्य के मध्यकालीन अंधकार के युग से निकलकर
प्राचीन गौरव की संस्कृति वो और आधुनिकता की ओर प्रेरित करना, यानी कि प्राचीन गौरव को आधुनिकता की तरफ दोस्तों लोगों को आकर्षण करना ही पुनर्जागरण है। ठीक है, अब देखिए पुनर्जागरण शब्द है प्राय यूरोपीय इतिहास के संदर्भ में ये 14वीं से 16वीं शताब्दी में 1350 से 1550 के बीच के काल को पुनर्जागरण के काल से नाम से जाना जाता है। अब पुनर्जागरण काल कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यूरोपीय इतिहास के संदर्भ में 14वीं से 16वीं शताब्दी, ऐसा भी आ सकता सन भी आए तो इसमें 1350 से 1550 के बीच का काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अब देखिए जिसका आरंभ इटली से हुआ और 16वीं शताब्दी में यूरोप के कई क्षेत्रों में इसका प्रसार हो गया था। अब देखिए दोस्तों पुनर्जागरण काल का इटली में प्रसार आरंभ हुआ था और 16वीं शताब्दी तक दोस्तों यूरोप के सभी इलाकों में पुनर्जागरण का काल फैल चुका था। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। अब ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर है फिर से जागना। किंतु ये ऐसे किसी सोए हुए व्यक्ति की निद्रा में जागना नहीं, बल्कि समस्त मानव का जागृति होना। पुनर्जागरण ने केवल प्राचीन यूनान रोम सभ्यता की गौरवशाली विशेषताएं बल्कि आधुनिक युग की कई विशेषताओं को दिखाया गया है। यानी कि दोस्तों पुनर्जागरण काल में प्राचीन यूनान रोमन साम्राज्य की गौरवशाली विशेषताएं और आधुनिक युग की कई विशेषताएं पुनर्जागरण के काल में दिखाई गई है। इस काल में मनुष्य की स्वतंत्र चिंतन पद्धति, आलोचनाएं, अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण का भी विकास हुआ है। परिणाम स्वरूप मानव जीवन के पहले पन्नों पर उन्नत आरंभ हुआ है और इस युग में कला, संस्कृति, दर्शन और विज्ञान आदि क्षेत्रों में परिलक्षित भी हुआ है। आगे पुनर्जागरण कई कोई अचानक घटित घटना ये नहीं है, बल्कि ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। वास्तुतः पुनर्जागरण कोई राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन न होकर के मानव को मनोदशा में अभियंत करना ही पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण काल में मानव का बौद्धिक विकास हुआ है। अब तक धर्म की सीमाओं के ऊपर उठकर तर्क और बुद्धि के आधार पर सोचने लगा और परिणाम स्वरूप इस काल के कुछ नवीन विशेषता भी दिखी थी। सामंतीवाद की अवनति और धर्म के क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण, मानवतावादी सिद्धांतों का विकास, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, साहित्य, कला और विज्ञान का नया स्वरूप, भौगोलिक अन्वेषण और प्रारंभिक पूंजीवाद ही पुनर्जन्म काल का शुरुआत मानी जाती है। और वर्तमान में दोस्तों हम जो टेक्नोलॉजी सीखे हैं ये दोस्तों पुनर्जागरण काल के कारण है। तो पुनर्जागरण काल के कारण धार्मिक आंदोलन न होकर मानव में मनोदशा में अभियंती हुई थी और दीर्घकालीन प्रक्रिया का ये परिणाम है जिससे मानव की बुद्धि का भी विकास हुआ है। आगे देखिए पुनर्जागरण के अब कारण क्या थे। अब पुनर्जागरण के क्या कारण थे ये दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पुनर्जागरण किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह लगभग 2 शताब्दी में सम्मिलित मानव प्रयासों का दोस्तों परिणाम है। उन घटनाओं में प्रादुर्भाव समय समय पर विभिन्न देशों से हुआ है जिन्हें सने सने पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की है। पुनर्जागरण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। यानी कि पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण हैं। तो एक है धर्म युद्ध, दूसरा सामंतवाद का पतन, फिर व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था, फिर कस्तुतुनिया का पतन और इसके बाद भौगोलिक खोजें और फिर कागज और मुद्रा प्रणाली का आविष्कार हुआ था। इसके बाद मंगोल साम्राज्य का उदय और फिर शिक्षा साहित्य का विकास। ये सब हम पुनर्जागरण के अंदर से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इटली में पुनर्जागरण का क्या विकास हुआ था। तो चलिए आगे टॉपिक को करते हैं शुरू। अब पुनर्जागरण का काल का कारण धर्म युद्ध। धर्म युद्ध दोस्तों
ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल जैसे दोस्तों जेरूसलम को लेकर मुसलमानों एवं ईसाइयों के बीच में ये युद्ध, जिसमें जो धर्म युद्ध कहा जाता है, यानी कि ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम को लेकर मुसलमानों और जो ईसाइयों के बीच में युद्ध हुआ था वह धर्म युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी सदी के बीच में हुआ है। धर्म युद्धों का कारण यूरोप वासियों को पूर्व के विधानों के साथ संपर्क में आने का मौका भी मिला है। उन्होंने उन पूर्व संस्कृति में तर्क संगति, प्रयोग पद्धति, वैज्ञानिक खोजों की जानकारी भी मिली है। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीजक, कागज पश्चिमी यूरोप के धर्म युद्धों के माध्यम से पहुंचता है। धर्म युद्ध की असफलता का कारण पोप और चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाना। इसमें धर्म युद्ध जो जेरूसलम हुआ था, इन सभी पुनर्जागरण का अंतिम शुरुआत मानी जाती है। फिर सामंतवाद का पतन। धर्म युद्धों ने यूरोप में सामंतीय व्यवस्था को चोट कर उसे पतन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया, यानी कि यूरोप में सामंतवाद था, उन्हें महत्वपूर्ण चोट पहुंचाई और पुनर्जागरण ने इनका पतन कर नया मार्ग अपना दिया था। आगे बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ है। धर्म के युद्ध के दौरान कई यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम और एशियाई माइग्रेन के तटों पर बसे, परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि हुई है। व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण के 4 प्रमुख सहयोग किया है। इसमें फर्स्ट देखिएगा, यूरोपीय व्यापारी व्यापार के सिलसिले में विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे, जहां से नवीन ज्ञान वैचारिक से परिचय थे। फिर जब वे अपने देश वापस लौटे थे तो उन्होंने अपना ज्ञान, विचार और प्रसार अपने देश से किया था। आगे दूसरा पॉइंट देखिए, व्यापारिक समृद्धि ने यूरोप में नवीन नगरों का जन्म दिया, जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस आदि, और यूरोप के नवीन नगरों के व्यापार का मुख्य केंद्र बना है। और इसमें जिसने वहां पर निरंतर विभिन्न देशों में व्यापारिक और यात्रियों का आना जाना बना रहा है। इसके कारण विचार का आदान प्रदान व ज्ञान की संभावना का विकास भी हुआ है। व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप यूरोपीय व्यापारों के पास अत्यधिक धन संग्रहित हो गया था, जिससे संपत्तिशाली व्यापारी वर्ग को भी वृद्धजन का अवसर मिला। और इसमें देखिए, मध्य युग के केवल पादरियों को इस शिक्षा का अधिकार था, किंतु अब व्यापारिक वर्ग ने भी इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। परिणाम स्वरूप उसने तुर्क और बुद्ध का भी उसका विकास भी किया था। व्यापारिक बुद्ध के चर्च कई आलोचनाओं की, जिसमें क्योंकि यहाँ पर सर्स सूद लेने की पाप माना जाता था, इस प्रकार की समाज में सरसाई महत्वपूर्ण कम होती थी और इस सर्स का प्रभाव स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन भी दिया। अब देखिए दोस्तों, क्रिस्तुनिया साम्राज्य का पतन के पीछे पुनर्जागरण का क्या कारण है। 1453 में तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनिया पर अधिकार कर दिया। कुस्तुनिया पर तुर्कों के अधिकार की स्थापना होने के प्रमुख 2 कारण थे। यानी कि दोस्तों, कुस्तुनिया के पतन के प्रमुख कारण कौन से 2 कारण थे। ये कि 1453 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार किया और फिर कुस्तुनिया का अधिकार कर उसका पतन किया। वहां पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, वहां मौजूद बहुत से लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार आदि इटली, फ्रांस, जर्मन की ओर से पलायन कर गए थे और अपने साथ वे प्राचीन यूनान, रोमन ज्ञान, विज्ञान और चिंतन पद्धति भी ले गए थे। यानी कि दोस्तों, रोमन साम्राज्य पर तुर्कों का अधिकार हुआ तो वहाँ के वैज्ञानिक, लेखक, दार्शनिक, कलाकार जो भी थे वे इटली, फ्रांस, जर्मन की तरफ पलायन कर गए थे। उनके पास जो भी लिखने की योग्य पुस्तक थी वे साथ ले गए थे। उनसे सबूतों से मिला है कि तुर्कों ने रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर कुस्तुनिया का पतन किया था। कुस्तुनिया यूरोप तथा पूर्वी देशों से जोड़ने की वाली कड़ी है और इसमें दोस्तों कुस्तुनिया पर ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण यूरोपीय व्यापार में कई मार्गों में दोस्तों अवरुद्ध भी हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारिक मार्गों की खोज की आवश्यकता हो गई थी और इस
नई परिस्थिति के कारण अनेक खोजों ने पुनर्जागरण चेतना को फैलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोजें किस प्रकार करवाई। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, कुस्तुतुनिया पूर्वी रोमन पर अधिकार कर दिया था, तो इसमें व्यापारिक दृष्टि दूसरे लोग नहीं, दूसरे देश नहीं कर सकते थे, तो नई भौगोलिक खोजें की गई, नए मार्गों का खोज पुनर्जागरण में किया गया था। यानी कि यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस आदि ने अनेक नवीन जल मार्गों की खोज की है। 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिण छोर की खोज की थी। 1442 में कोलंबस ने अमेरिका के तट पर पहुंचा था। 1451 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप में होते हुए भारत के कालीकट में पहुंचा था, जिसमें भौगोलिक खोजों ने अनेक आदान प्रदान बढ़ाया और व्यक्ति की चिंतन शक्ति का विकास हुआ। यानी पुनर्जागरण के कारण मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, इनकी चिंतन शक्ति का विकास हुआ था, जिससे पुर्तगाल, स्पेन है, उन्होंने वास्को डी गामा, कोलंबस आदि जो थे, उन्होंने अनेक नवीन मार्गों का जो मार्ग थे उनकी खोज की थी। इसका उदाहरण यहाँ पर देखिएगा कि 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज नाम के व्यक्ति ने अफ्रीका के दक्षिण शोर की खोज की थी। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और साथ साथ में कुछ व्यक्तियों ने देखिए 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होते हुए भारत के कालीकट तट पर भारत की खोज की थी। तो ये सब पुनर्जागरण कार का उद्देश्य है। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की खोज कब किसने की, अमेरिका की खोज कब किसने की। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में, भारत की खोज 1498 वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न, अगला देखिएगा, अगला पॉइंट है कागज एवं मुद्रा प्रणाली का आविष्कार। यानी कि कागज और मुद्रा प्रणाली का आविष्कार। तो दोस्तों, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? चाइना, चीन। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 11वीं शताब्दी से यूरोपवासियों ने अरबों के माध्यम से कागज बनाने की कला भी सीखी थी। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मन ने यहाँ पर गुटेनबर्ग व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी किया था। धीरे धीरे इटली, जर्मन, स्पेन, फ्रांस में इस यंत्रों का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार कागज या मुद्रा तकनीकी आविष्कारों ने ज्ञान की विजिट लोगों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। पुस्तकों में ऐसा लिखा है कहकर अब जनता भी गुमराह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब पुस्तकें सर्वसुलभ थी। पुस्तकों पर जो सच लिखा था, अब लोग किसी बातों में लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, उसका सच पुस्तकों में लिखा जाने लग गया। अब देखिएगा, अब बाइबल का अनुवाद स्थानीय भाषा में होता हुए उसका मुद्रण भी हुआ। यहाँ पर केवल पादरी, धर्मचारियों पर उसने अधिकार नहीं किया। अब मनमानी ढंगों से उसने व्याख्या नहीं की, क्योंकि सर्वसाधारण को बाइबल ने उसके समझने के लायक की भाषा उपलब्ध हो गई। अब इस प्रकार सत्य सती की पुत्री नहीं रह गई, अपितु काल की पुत्री हो गई। यानी कि बाइबल भाषा थी, बाइबल पुस्तक थी, उसकी हर भाषा में अनुवाद किया गया और लोगों में बांटी गई। अब सत्य सत्ता की पुत्री नहीं, लोगों के सुनाई की कुछ नहीं, अब काल की पुत्री हो गई। अब पुस्तक हर व्यक्ति पढ़कर बाइबल का अनुवाद समझ सकता था। अब देखिए मंगोल साम्राज्य का उदय 13वीं शताब्दी में, जिसमें कुबलई खान ने मध्य एशिया के विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? 13वीं शताब्दी में कुबलई खान ने मध्य एशिया में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसने रूस, पोलैंड, हंगरी आदि इसमें दोस्तों शामिल थे। इनका दरबार दोस्तों पूर्वी पश्चिमी वेदांत के मलनियन था। और मंगोल राज्यसभा में पोप के दूत, पेरिस, इटली और चीन के राजदूतारी, और यहाँ पर भारत के बुद्ध भिक्षुओं, गणितज्ञों और ज्योतिषों की सुलभताएं थी। प्रसिद्ध वैनिक यात्री मार्को पोलो ने 1272 ईस्वी में कुबलई खां के दरबार में आया था। यूरोप वापस लौटकर उसने मंगोल दरबार से ज्ञान प्राप्त, विज्ञान और फिर अनुभवों को यूरोप में भी फैलाया था। ये एक उल्लेखनीय है कि यूरोप में मंगोलों से संपर्क से ही कागजों की मुद्रण, जिसमें कुतुबनाम और बारूद को सर्वप्रथम जानकारी भी
वहाँ मिली थी। अब पुनर्जागरण काल में शिक्षा और साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, इस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। तो यूरोप में विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की दोस्तों स्थापना की गई। स्पेन में विश्व प्रसिद्ध कोवर्ड विश्वविद्यालय ने यूरोप में नवीन विचारों का दोस्तों प्रसारण किया था। साहित्य में दांते 1265 से 1321 और पेट्रोक 1304 से 1377 और टामुर मूर 1778 से 1538 में प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर सांस्कृतिक गौरव में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। यानी कि शिक्षा और साहित्य का इस प्रकार विकास हुआ कि सभी जो किताबें थी उनका अनुवाद कर हर भाषा में लिखी जाने लगी। दाते, पेट्रा, टॉमुर नाम की जो पुस्तकें थी उन सभी को अलग अलग भाषा में जो लिखी और फिर सांस्कृतिक गौरव के पुनर्स्थापन के लिए उन्हें लोगों में बांट दी। अब अगला पॉइंट है हमारा, इटली में दोस्तों पुनर्जागरण का सूत्रपात कैसे लगा और इटली में पुनर्जागरण ने किस प्रकार का धमाल मचाया था। तो चलिए अगला हमारा पॉइंट है, इटली में ही पुनर्जागरण का सूत्रपात क्यों। पुनर्जागरण का सूत्रपात सर्वप्रथम इटली में हुआ था, क्योंकि पुनर्जागरण काल का उदय कहाँ से हुआ था, इटली से हुआ था। फिर वहां से प्रसार जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय राष्ट्रों में हो गया। इस काल का प्रश्न ये उठता है कि इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई थी। वस्तु तो इटली में पुनर्जागरण के सूत्रपात हेतु निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। यानी कि पुनर्जागरण काल का उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इटली से हुई थी और फिर धीरे धीरे जर्मन, इंग्लैंड, फ्रांस यूरोपीय राष्ट्रों में फैलता गया। अब दोस्तों पहला ये पॉइंट है हमारा कि इटली में पुनर्जागरण का सूत्रपात ही क्यों उत्पन्न हुआ, बाकी राष्ट्रों में क्यों नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों इसके प्रमुख कारण हैं। इसमें फर्स्ट कारण है भौगोलिक स्थिति। इटली पश्चिम और पूर्वी दुनिया के मध्य भूमध्य सागर में स्थित है, अतः पश्चिम और पूर्वी दुनिया के मध्य होने वाले ज्ञान के आदान प्रदान का सर्वप्रथम लाभ इटली को प्राप्त हुआ था। यानी कि इटली को दोस्तों एक पश्चिम और पूर्व की दुनिया के बीच में भूत सागर के मध्य स्थित है, इसलिए दोस्तों इटली को दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी दुनिया का धीरे धीरे सबसे पहले ज्ञान हो गया था। इसलिए इटली में पुनर्जागरण का काल का उद्गम माना जाता है। अब देखिए व्यापारिक समृद्धि। इटली ने दूसरे देशों के साथ अपना व्यापारिक संबंध किस प्रकार बनाया और पुनर्जागरण की उत्पत्ति इटली में इसलिए मानी जाती है क्योंकि व्यापार का संबंध सबसे पहले इटली ने शुरू किया था। तो चलिए इटली में व्यापारिक गतिविधियों के कारण मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों की स्थापना हुई थी। अब इन बड़े नगरों में संग्रहालयों, सार्वजनिक पुस्तकालय, नाट्यशालाओं आदि की स्थापनाएं संभव हुई थी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी संस्थाओं का विकास करने में समान नहीं होती थी। इटली में व्यापारिक समृद्धि में एक नवीन पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ था, जिसने व्यक्तिगत स्तर में कला, साहित्य, विज्ञान को संरक्षण दिया। इसमें दांते, पेट्रोक, एंजेलो और लियोनार्दो आदि प्रमुख थे। इन विद्वानों ने पुनर्जागरण चेतना का भी प्रसार किया था। साथ में इटली का व्यापारिक वर्ग इतना प्रभावशाली हो चुका था क्योंकि उसने सामंतों के लिए पोप बिना परवाह किए कोई मध्यकालीन मान्यता का उल्लंघन किया है, जिसमें से भी इटली में पुनर्जागरण की भावना का बल भी मिला है। इटली में व्यापारिक विकास के साथ कई प्रकार की शिक्षाओं का विकास हुआ है, जिसमें से देखो व्यवसायिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान आदि का महत्व इटली से हुआ है। इटली में पुनर्जागरण की चेतना का विकास हुआ है। इसके विपरीत उत्तरी पश्चिमी विश्वविद्यालयों में धर्मशास्त्रों के अध्ययन पर भी अधिक बल दिया गया था। अब गौरवशाली रोमन साम्राज्य। इटली में जन सामर्थ्य को वहां की प्राचीन गौरवशाली रोमन साम्राज्य का प्रभावित माना जाता है। प्राचीन रोमन संस्कृति में पुनर्जागरण की प्रेरणा के स्रोत बनी थी, जिसमें प्राचीन रोम जैसे महत्ता वो अपने
देश की गौरवशाली बनाने के लिए इटली वासियों को स्वतंत्र चिंतन और ज्ञान की अर्जुनता हेतु उसे प्रेरित भी किया था। अब बात करते हैं पुनर्जागरण काल में पोप का योगदान। इटली में रोम के वेटिकन स्थान पर पोप का निवास था। इसमें ईसाई जगत प्रधान था और कई पोप ने विद्वानों ने कला और साहित्य के संरक्षण प्रदान पुनर्जागरण के विकास में अपना योगदान दिया है। यहाँ पर पोप निकोलस पंचम और ने वेटिकन पुस्तकालय और यहाँ पर संत पीटर राजगृह भी स्थापित किए थे। अब बात करते हैं उदारवादी समाज। राजनीतिक दृष्टि से इटली पुनर्जागरण के लिए उपयुक्त था, क्योंकि उत्तरी इटली में स्वतंत्र नगर राज्यों का विकास हो गया था और इसमें सामंती प्रथा का भी अधिक दृढ़ नहीं था। इसलिए फलस्वरूप उदारवादी एवं स्वतंत्र विचारकों को केवल संभव हो सका था। अब बात करते हैं कुस्तुतुनिया के पतन का क्या प्रभाव पड़ा। कुस्तुतुनिया ने विधान यूनान के प्रमुख केंद्र था। 1453 ईस्वी में वहां तुर्की में आधिपत्य हो जाने के कारण ये विधान वहां के अपने राजनीतिक साहित्य में पांडुलिपियों को लेकर सर्वप्रथम इटावली नगरों में आए थे। वहां से नवागन प्रसिद्धों की संख्या इतनी अधिक थी, लगता था कि यूनान का पतन नहीं हुआ है, अपितु यहाँ पर इटली का प्रवचन हुआ है। इसमें अनेक विद्वानों ने इटली के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण संस्थाओं की नवीन चेतनाओं की भूमिका भी निभाई है। अब बात करते हैं पुनर्जागरण की स्वरूपता, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका तत्व, इसका महत्वपूर्ण क्या है। इसमें देखो मानवतावाद। पुनर्जागरण का पहला स्वरूप था मानवतावाद, दूसरा था व्यक्तिवाद। तो मानवतावाद है, इसमें पुनर्जागरण में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण विशेषता मानवतावाद थी। मानवतावाद से तात्पर्य है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव को समस्त अध्ययन करवाना। इसमें दोस्तों जीवन को सुधारने के लिए उन्नति का प्रयास भी किया गया था, अर्थात ईश्वर को नहीं बल्कि मनुष्य को केंद्र में रखकर चिंतन किया गया है। पुनर्जागरण काल में चेतना और विचारकों को परलेख चिंतन के बजाय यहाँ पर यही लोक के जीवन की आनंदपूर्वक व्यतीत करने पर बल भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए जीवन का लक्ष्य लोगों की भलाई में काम करना बताया है। इसमें पेड्रो का पुनर्जागरण काल के सबसे पहला मानवतावादी कहा गया है। इसमें अंधविश्वासों में यहाँ पर धर्माधिकारों के जीवन प्रणाली की खिल्ली भी उड़ाई गई है। इसमें इरास्मली का नाम भी मानवतावाद में अग्रणी नाम है। अब बात का पुनर्जागरण काल में मानवतावाद की अभिव्यक्ति के कई रूप दिखाई देते हैं। इस काल में साहित्य के मानव की संस्कृतियों को प्रमुखता भी दी गई है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद दोस्तों पुनर्जागरण काल की दूसरी विशेषता है व्यक्तिवाद। इस काल में प्रत्येक व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का महत्व प्राप्त हुआ है। मध्यकालीन कलाकृति संस्कृति कृति में उनका उल्लेख नाम नहीं है, क्योंकि इसमें इस उपलब्धियों में ईश्वर की देन लोग मानते थे। और फिर पुनर्जागरण चेतना में व्यक्ति को उसका महत्व का परिचय करवाया और इस काल में चित्रकारों और साहित्यकार जैसे माइकल एंजेस, बुकानेस आदि हस्तयुक्त कृतियों को भी प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि दोस्तों पुनर्जागरण काल में व्यक्ति तो स्तरीय था, क्योंकि वे भगवान को अधिक मानते थे। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है मनुष्य के जीवन पर धर्म के प्रभाव को कम करना। इस काल को मनुष्य के जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होता लगा और इसमें ईश्वर और परलैंगिक जीवन के बजाय मानव और लौकिक जीवन की घटनाओं को साहित्य और कला की विशेषताओं के रूप में भी उन्हें अधिक शामिल किया गया है, जिसमें धर्म को बढ़ावा दिया गया था पुनर्जागरण काल में। अब बात करते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव, जिसमें भौगोलिक कारण। पुनर्जागरण चेतना एवं जगह की जिज्ञासा, साहस की भावना के नए देशों की खोज करने एवं नए समुद्री रास्तों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पर देखिए 1786 में बार्थोलोम डियान ने, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका तथा 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। यह भौगोलिक स्थानों की खोज करना पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव माने जाते हैं। पुनर्जागरण के कारण ही यहाँ पर विकास, जिसमें
लोगों ने का विकास हुआ है और नए नए देशों की खोज भी की गई थी। इसमें भौगोलिक खोजों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया था और उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की जिसमें आधार भी तैयार किया था। अब बात करते हैं राजनीतिक जीवन का प्रभाव। पुनर्जागरण में परिणाम स्वरूप यूरोप में परिवर्तनशील विरोध, निरंकुश राजतंत्र एवं सामंती का विरोध किया जाने लगा, जिसमें राजनीतिक कार्यों को पोप हस्तक्षेप ने अनुचित माना जाता है। इस प्रकार में निरंकुश राजतंत्र की जगह संवैधानिक राजतंत्र या प्रजातंत्र के विचार मजबूत होता है। और इस काल में मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक आधारित राज्य व्यवस्था की शुरुआत की है। तो राज्य व्यवस्था, आधुनिक राज्य व्यवस्था के नाम से द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी थी? मैकियावेली ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि मैकियावेली की पुस्तक कौन सी है, तो इसमें सही उत्तर होगा द प्रिंस। अब देखिए अगला, सामाजिक जीवन पर प्रभाव, फिर धार्मिक जीवन पर। सामाजिक जीवन पर प्रभाव। पुनर्जागरण काल ने व्यक्तिगत सामर्थ्य योगदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस समाज में साहित्य, कला, विज्ञान से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ाई गई है। कलाकार या तो निम्न वर्ग के थे फिर मध्य वर्ग से संबंधित है। उन्होंने कुलीन वर्ग की विशेषताओं के विरुद्ध आवाज भी उठाई है। इसमें सामाजिक तनाव में वृद्धि भी हुई है और इसमें परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति भी के रूप में दिखाई दी गई है। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन का प्रभाव। पुनर्जागरण काल में तर्क और बुद्धि का महत्व दिया गया है। इसमें आलोचना व्यक्तिया की जाने लगी है। परिणाम स्वरूप मानव जीवन में धर्म पर पकड़ ढीली भी हुई है। इसमें दांते इस्तामल जैसे विद्वानों ने सर्स व्यवस्था में परिवर्तन की मांग भी की है। अब धर्म सुधार के लिए आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस प्रकार मार्टिन लूथर ने धार्मिक सुधार आंदोलन, दोस्तों पुनर्जागरण ने ही इसकी तैयारी की थी, यानी कि पुनर्जागरण काल में धार्मिक प्रभाव भी अधिक हुआ था। अब दोस्तों हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में, बाकी सब विश्व के इतिहास के संबंध में और वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक को शेयर कर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।